Good evening, dear students. Very good evening to all of you. कैसे हैं आप लोग? सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है और स्क्रीन प्रॉपरली विजिबल है? ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और प्रीवियस सेशन में हमने आप लोगों को एक्सपोर्ट द डेटाबेस, इंपोर्ट डेटाबेस एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ व्यू, इनके बारे में हमने आपको बताया था, इनके बारे में हमने आपसे डिस्कस किया था और उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी हमने आप लोगों को बताया था। आज का सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोर्ड प्रोसीजर। व्हाट अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोर्ड प्रोसीजर? स्टोर्ड प्रोसीजर का बहुत ही ज्यादा यूज होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, राइट? बहुत ज्यादा यूज किया जाता है स्टोर्ड प्रोसीजर का इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ओके, तो स्टोर्ड प्रोसीजर के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप स्टोर्ड प्रोसीजर क्रिएट कर सकते हैं इन MySQL डेटाबेस। ओके, और इसके बाद में जो कल का सेशन होगा, आज स्टोर्ड प्रोसीजर में थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि हम डिफरेंट टाइप के स्टोर्ड प्रोसीजर डिस्कस करेंगे, उनको बनाना सीखेंगे। ओके, और इसके अलावा कल का जो सेशन रहेगा, कोई बात नहीं विकास, जो भी आपकी प्रॉब्लम आ रही है आप मेरे से कंसल्ट करिएगा, तो मैं उन प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व कर दूंगा, राइट? आफ्टर क्लास आप कंसल्ट कर लीजिएगा। और डियर स्टूडेंट्स, कल का सेशन जो होगा उसमें मैं एक असाइनमेंट लूंगा और उस असाइनमेंट को हम लोग मिल करके सॉल्व करेंगे। उस असाइनमेंट को मतलब जो कल का लेक्चर होगा वो पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेशन होगा। कल के लेक्चर का में पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेशन होगा और आज के लेक्चर में हम आपको स्टोर्ड प्रोसीजर के बारे में बताएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, कैन आई स्टार्ट द टुडे सेशन? ऑल ऑफ यू आर रेडी? सब लोग तैयार हैं स्टोर्ड प्रोसीजर सीखने के लिए? ओके, तो आई गेट रेस्पॉन्स, मैनी रिस्पॉन्सेस फ्रॉम योर साइड। चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोर्ड प्रोसीजर इन MySQL। स्टोर्ड प्रोसीजर होता क्या है? स्टोर्ड प्रोसीजर बेसिकली एक प्री कंपाइल्ड क्वेरी होती है जिसे हम बैकएंड में क्रिएट करके सेव कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रोसीजर क्या होता है, इसके बारे में पहले मैं आपको बता देता हूं। प्रोसीजर इज नथिंग बट लाइक अ फंक्शन। जैसे फंक्शन होता है, आपने सी में पढ़ा होगा, आपने सी में फंक्शन के बारे में पढ़ा होगा, आपने जावा में फंक्शन के बारे में पढ़ा होगा। तो फंक्शन क्या होता है? अगर इसका हम एक लाइन में इसका आंसर करना चाहें कि फंक्शन क्या है, तो फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड विच परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। एक कोड का ब्लॉक होता है जो किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। ऐसे ब्लॉक ऑफ कोड को हम फंक्शन बोलते हैं, ऐसे ब्लॉक ऑफ कोड को हम फंक्शन बोलते हैं, राइट? तो ठीक वैसे ही अगर हम जो हमारी क्वेरी है उसको हम फंक्शन, उसका एक फंक्शन बना करके स्टोर करें, राइट? तो हम उसी को क्या बोलते हैं? उसी को स्टोर्ड प्रोसीजर के नाम से आप कह सकते हैं कि हमने स्टोर्ड प्रोसीजर क्रिएट किया है। और वो जो स्टोर्ड प्रोसीजर आपने क्रिएट किया है
उसको आप सॉफ्टवेयर में यूज कर सकते हैं। जो आप सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो आप डेवलप करेंगे, उसमें आप उस स्टोर प्रोसीजर को कंज्यूम कर सकते हैं। इसका एडवांटेज क्या होगा? इसका पहला एडवांटेज होता है स्टोर प्रोसीजर का कि जो एसक्यूएल स्टेटमेंट होता है वो बैकएंड में होता है। बैकएंड का मतलब डेटाबेस में ही एसक्यूएल स्टेटमेंट स्टोर रहता है। तो फिर आपको फ्रंट एंड में क्वेरी नहीं लिखनी पड़ती, फ्रंट एंड में आपको एसक्यूएल स्टेटमेंट नहीं लिखना पड़ता। तो फ्रंट एंड से सिर्फ आप वैल्यू देते हैं और वो स्टोर प्रोसीजर जो है बैकएंड में एग्जीक्यूट होता है। तो इसका पहला एडवांटेज क्या है कि फ्रंट एंड पर आपको आपका ज्यादा लोड नहीं रहता। फ्रंट एंड पर आपको फ्रंट एंड का जो एप्लीकेशन होता है, जो आपका थैंक यू, जो आपका सॉफ्टवेयर होता है, उस पर लोड नहीं रहता। दूसरी बात दूसरी दूसरी बात होती है, अगर आप स्टोर्ड प्रोसीजर को प्रयोग करते हैं तो जो डेटा है जो डेटा है वो उसमें, चूंकि क्वेरी जो होती है वो बैकएंड में होती है, तो उसमें क्वेरी में एसक्यूएल इंजेक्शन नहीं लग पाता, जिससे सिक्योरिटी इंक्रीज हो जाती है। देखिए, जो जो हैकर होते हैं जो हैकर होते हैं ये बेसिकली क्या करते हैं, हैकिंग में एक टेक्निक होती है जिसको बोलते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन। एसक्यूएल इंजेक्शन यूज करके, हाँ मैं रिपीट कर दूंगा शुभम, डोंट वरी। एसक्यूएल इंजेक्शन को यूज करके हैकर जो है वो डेटा को हैक करता है, राइट। लेकिन अगर आपने स्टोर्ड प्रोसीजर बना रखा है तो सिर्फ आप डेटा सप्लाई कर रहे हैं। वो डेटा किस काम के लिए जा रहा है ये बैकएंड में मेंशन होता है। तो क्या होता है, हैकर उसमें एसक्यूएल इंजेक्शन के द्वारा डेटा को हैक नहीं कर पाता है, क्योंकि जो स्टोर्ड प्रोसीजर होता है ये एक प्री कंपाइल्ड क्वेरी होती है। तो पहला कि आपके सॉफ्टवेयर पर लोड नहीं रहेगा, लोड बैलेंस हो जाएगा। दूसरा इसका प्रॉफिट क्या है कि सिक्योरिटी अप्लाई हो जाएगी और हैकर इसको हैक नहीं कर पाएगा, राइट। देखिए, सिक्योरिटी की भी जिम्मेदारी डेवलपर की ही होती है। तो ज्यादा से ज्यादा हम लोड को बैलेंस कर सकें, जिससे कि प्रॉपरली हमारा जो एप्लीकेशन है वो स्मूथली वर्क करे। कोई भी हैकर हमारे एप्लीकेशन को हैक न कर पाए, ऐसी जिम्मेदारी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की होती है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर का मतलब सिर्फ कोड करना नहीं है कि भाई हमने कोड कर दिया, हमने एप्लीकेशन बना के दे दिया, काम खत्म। नहीं, उसको हर एस्पेक्ट पर ध्यान देना होगा कि उसका जो उसने जो एप्लीकेशन डेवलप किया है वो लाइट वेट है या नहीं, वो स्मूथली वर्क कर रहा है या नहीं, उसमें सिक्योरिटी के चेक्स हैं या नहीं, उसमें डेटा वैलिडेशन है या नहीं, राइट। ये सब पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, लाइट वेट एप्लीकेशन बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोर्ड प्रोसीजर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हम सीखेंगे कि हाउ टू क्रिएट द स्टोर्ड प्रोसीजर। होता क्या है, ध्यान दीजिए। स्टोर्ड प्रोसीजर आर प्री कंपाइल्ड क्वेरी, राइट। स्टोर्ड प्रोसीजर आर
प्री कंपाइल्ड क्वेरी, क्या दिक्कत होगी? स्टोर्ड प्रोसीजर्स आर प्री कंपाइल्ड क्वेरी which are created in a database and utilized नहीं नहीं, कुछ नहीं छूटा, बस यही बता रहे हैं गोपेश, कुछ छूटा नहीं है, इसको समझिए। स्टोर्ड प्रोसीजर क्या होते हैं? प्री कंपाइल्ड क्वेरी, राइट, which are created with in database and utilized by application software। एग्जाम्पल क्या, अभी हम इसको इंप्लीमेंट करके बताएंगे सालू, अभी इसको तो बनाना है हमें ना। हम आपको सिखाएंगे कि हाउ यू कैन क्रिएट द स्टोर्ड प्रोसीजर। चलो एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए, जब सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है, जब सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, तो देखिए उसमें होता क्या है। डिफरेंट लेयर्स होती हैं, तो उसमें एक होता है फ्रंट एंड, फ्रंट एंड होता है, एक होता है बैक एंड, बैक एंड होता है, और एक होता है डेटाबेस। एक होता है डेटाबेस। ये तीन पार्ट होते हैं, फ्रंट एंड, बैक एंड एंड डेटाबेस। फ्रंट एंड पे कौन होता है? फ्रंट एंड पे कौन होता है? फ्रंट एंड के थ्रू यूजर इंटरेक्ट करता है, रिक्वेस्ट भेजता है, राइट। फ्रंट एंड से यूजर रिक्वेस्ट भेजता है, उसकी रिक्वेस्ट बैकएंड में प्रोसेस होती है, और बैकएंड जो है वो डेटाबेस से इंटरेक्ट करता है। बैकएंड डेटाबेस से इंटरेक्ट करता है, डेटाबेस से डेटा को फेच करता है, या जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है, और रेस्पॉन्स करता है फ्रंट एंड को, राइट। ये बेसिकली आर्किटेक्चर होता है सॉफ्टवेयर का। दिस इज द आर्किटेक्चर ऑफ द सॉफ्टवेयर। डियर स्टूडेंट, नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि जो क्वेरी होती है, क्वेरी को हम एसक्यूएल स्टेटमेंट कह सकते हैं। तो जो एसक्यूएल स्टेटमेंट होता है, नॉर्मली हम लोग कहां पे लिखते हैं? बैकएंड में लिखते हैं, राइट। जैसे कि आपको डेटा इंसर्ट करना है, यहां पर फ्रंट एंड में आपके पास एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। यहां पर क्या है? यहां पर है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। फ्रंट एंड पर क्या है? रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म यूजर ने फिल किया, रजिस्ट्रेशन फॉर्म यूजर ने फिल किया, और फिल करके वो डेटा जो है कहां पर भेजा गया? बैकएंड को। फॉर्म फिल करके सबमिट प्रेस किया, फॉर्म फिल किया यूजर ने, और क्या प्रेस किया? सबमिट। सबमिट बटन प्रेस किया, तो ये जो डेटा है वो फ्रंट एंड से कहां पर आया? बैकएंड में आया। अब बैकएंड में फ्रंट बैकएंड में इस डेटा को सेव कराने के लिए इंसर्ट की क्वेरी लिखी हुई है। इंसर्ट इनटू यूजर इन्फो वैल्यूज, और यहां पर वैल्यूज पास की गई हैं।
यहां पर वैल्यूज पास की गई हैं, ऐसे ये वैल्यूज पास की गई हैं। तो ये क्वेरी कहां पर फायर होगी? बैकएंड में। और जैसे ही ये क्वेरी फायर होगी, ये डेटा जाकर के कहां स्टोर हो जाएगा? डेटाबेस में। नॉर्मली जब लोग एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं तो कुछ ऐसा ही आर्किटेक्चर फॉलो किया जाता है कि फ्रंट एंड पर जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म यूजर फिल करता है, सबमिट बटन प्रेस करता है, तो जो डेटा है जैसे नेम है, आईडी है, कांटेक्ट नंबर है, ईमेल एड्रेस है, ये सब डेटा कहाँ पे आता है? बैकएंड में आता है। बैकएंड इसे रिसीव करता है। फिर बैकएंड में यहाँ पर क्वेरी लिखी होती है। काहे की क्वेरी होती है? किस चीज की होती है? राइट, किस चीज की क्वेरी होती है? इंसर्ट की क्वेरी होती है। तो यहाँ पर इंसर्ट की जो क्वेरी होती है वो डेटा को डेटाबेस में पहुंचाने का काम करती है। वो डेटा को डेटाबेस में पहुंचाने का काम करती है। यहां पर आपकी टेबल होगी और टेबल में जा करके डेटा स्टोर हो जाएगा। तो ये बेसिकली आर्किटेक्चर होता है। नॉर्मली लोग क्या करते हैं? इसी आर्किटेक्चर को फॉलो करते, यहां फ्रंट एंड से डेटा फिल किया गया, सबमिट किया गया, तो डेटा बैकएंड को गया। और बैकएंड में भैया यहां पर क्या लिखा है? इंसर्ट की क्वेरी लिखी है। इंसर्ट की क्वेरी जब एग्जीक्यूट होगी तो डेटा हमारा कहां पे आ जाएगा? डेटा हमारा डेटाबेस में टेबल के अंदर आ जाएगा। राइट, इसको सब लोग फॉलो करते हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम बताऊं? इसमें एक प्रॉब्लम होती है। यहां डेटा आ गया, इसमें एक प्रॉब्लम क्या होती है कि जब इंसर्ट की क्वेरी फायर होती है, जब इंसर्ट की क्वेरी फायर होती है तो डेटाबेस में डेटा जाता है। तो यहां से यहां पर, मतलब इस वाली लेयर से इस वाली लेयर पर जब डेटा जाता है तो यहां पर ये क्लियर होता है कि ये डेटा किस टाइप का है, क्या क्या वैल्यू है। तो क्या करता है हैकर जो होता है, वो यहां पर एसक्यूएल इंजेक्शन लगाता है। यहां पर लगाता है एसक्यूएल का इंजेक्शन, एसक्यूएल इंजेक्शन। और वो क्या करता है? वो डेटा को लेता है, फेच फेच कर लेता है। राइट, तो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। राइट, अगर डेटा हैक हो जाए तो क्या होता है? उससे नुकसान होता है। डेटा लीक हो गया तो इसके लिए क्या बताया गया? डेटा लीक हो गया तो इसके लिए क्या उपाय क्या किया जाए कि जिससे हमारा जो है डेटा वो लीक ना हो? तो इसका उपाय यही है माय डियर फ्रेंड। तो इसका उपाय क्या है? इसका उपाय ये है, हाँ मैं बता दूंगा, एसक्यूएल इंजेक्शन बता दूंगा। इसका उपाय ये है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म से डेटा सबमिट हुआ और बैकएंड ने उस डेटा को एज इट इज कहां पे भेज दिया? डेटाबेस में भेज दिया। और यहां पर एक प्रोसीजर बना हुआ है, लाइक इंसर्ट यूजर नाम का एक प्रोसीजर बना है। इंसर्ट यूजर नाम का प्रोसीजर बना हुआ है कहां पर? डेटाबेस में। तो इसने क्या किया कि इस प्रोसीजर को बैकएंड ने कॉल कर लिया। इस प्रोसीजर को बैकएंड में कॉल कर लिया गया और इस प्रोसीजर में डेटा भेजा गया। इस प्रोसीजर में डेटा भेजा गया। तो जब डेटा भेजा गया
तो अगर यहां पर यूजर, नॉट यूजर, हैकर, अगर वो एसक्यूएल को इंजेक्ट करेगा तो उसको कुछ नहीं मिलेगा, उसको क्वेरी नहीं मिलेगी, उसको क्या मिलेगा, बस प्रोसीजर का नाम मिलेगा। और वो भी प्रोसीजर है कहां पर, वो है प्रोसीजर डेटाबेस में। तो उसको सिर्फ इंसर्ट यूजर मिलेगा, प्रोसीजर का नाम मिलेगा, और उसको डेटा दिखाई नहीं देगा। तो इससे क्या होगा, इससे सिक्योरिटी जो है वो इनहेंस होगी। दूसरा कि ये जो क्वेरी है इंसर्ट यूजर जो होगा, ये प्री कंपाइल्ड क्वेरी होगी, तो आपके बैकएंड पर लोड भी नहीं आएगा। तो एक तरीके से देखा जाए कि भाई ये जो स्टोर्ड प्रोसीजर का कॉन्सेप्ट है, दिस इज अ वेरी यूजफुल फॉर द डेवलपर। ओके, तो मैं जानना चाहूंगा कितने स्टूडेंट्स को ये समझ में आया, एक बार मुझे चैट बॉक्स में इन्फॉर्म करें। ओके, अंशु, अली जमाल, अंकित, गोपेश, श्रुति, कुणाल। एक बार और बता देंगे, बिल्कुल बता देंगे, बिल्कुल बता देंगे बेटा। हाँ, मैं रिपीट कर दूंगा। प्रियांशु, आप टेंशन न ले बेटा, आप जितनी भी टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे। हाँ, मैं रिपीट कर देता हूँ, मैं रिपीट कर दूंगा, काहे टेंशन लेते हो। देखिए अली जमाल, मैं बताता हूँ बैकएंड और डेटाबेस में क्या डिफरेंस है। देखो, प्रियांशु ने पूछा है कि डेटाबेस कनेक्टिविटी बता दीजिए। देखिए, अगर आप कोई भी टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, चाहे वो जावा पढ़ेंगे या मर्न स्टैक पढ़ेंगे या आप जैंगो पढ़ेंगे, सब में डेटाबेस कनेक्टिविटी आपको पढ़नी होगी, और सभी टेक्नोलॉजी में डेटाबेस कनेक्टिविटी सिखाई जाएगी। राइट। तो माय डियर फ्रेंड, स्टोर्ड प्रोसीजर को मैं समझाता हूं। ये जो मैंने आपको आर्किटेक्चर बनाया बताया है, ये 3 टायर आर्किटेक्चर है। ये डेवलपमेंट का 3 टायर आर्किटेक्चर है। क्यों? क्योंकि इसमें 3 ही लेयर है, एक डेटाबेस है, एक बैकएंड है और एक फ्रंट एंड है। 3 टायर आर्किटेक्चर। लेकिन जानते हो, अब डेवलपमेंट में एन टायर आर्किटेक्चर यूज होता है। एन टायर आर्किटेक्चर डेवलपमेंट में एन टायर आर्किटेक्चर यूज, तो वो भी मैं बताऊंगा। नंबर ऑफ टायर्स होते हैं, नंबर ऑफ लेयर्स होती हैं। अभी मैंने आपको बताया कि फ्रंट एंड में आपने फॉर्म डिजाइन किया है, जिसमें कि यूजर फॉर्म को फिल करेगा और सबमिट बटन प्रेस करेगा। जब सबमिट, हाँ डिमांड तो है ही है, हर सही से। तुम मजाक समझे हो क्या? सब चीज की डिमांड है भैया। एपीआईज की डिमांड है, माइक्रो सर्विसेज की डिमांड है, एन लेयर आर्किटेक्चर की डिमांड है। हर तरीके से स्मूथ एप्लीकेशन बनाना, सिक्योर्ड एप्लीकेशन बनाना, ये एक डेवलपर का काम होता है। तो इसीलिए आज डिमांड में क्या है, आज डिमांड में है फुल स्टैक डेवलपमेंट। फुल स्टैक डेवलपमेंट डिमांड में है कि भाई हमारे इंजीनियर को फ्रंट एंड भी आना चाहिए,
हमारे इंजीनियर को बैकएंड भी आना चाहिए, हमारे इंजीनियर को डेटाबेस भी आना चाहिए, और उन सब से कम्युनिकेशन आना चाहिए। हमारे इंजीनियर को जावा स्क्रिप्ट भी आनी चाहिए, फ्रेमवर्क्स आने चाहिए। तो भाई, अगर आप इफ यू वांट टू डू दीज ऑल थिंग्स, then you need the full stack. Okay. नहीं, सालू सालू ने लिखा है, सर बट देयर इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट फिनिशेस आवर जॉब। नहीं 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 भाई, मेरी जॉब तो नहीं गई सालू। देखिए, एआई जो है, दैट हेल्प्स इन डेवलपमेंट। बहुत सारी चीजें हैं जहां से आप उसकी हेल्प करता है डेवलपमेंट में। बहुत सारे फ्रेमवर्क हैं दैट हेल्प्स यू इन डेवलपमेंट, बट हाउ टू यूज दोज टेक्नोलॉजी। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि आज की डेट में फ्रंट एंड के लिए, अगर हम फ्रंट एंड के लिए बात करें, तो फ्रंट एंड क्या होता है? फ्रंट एंड वो सॉफ्टवेयर का वो पार्ट होता है जो यूजर को दिखता है, जिससे यूजर क्या करता है, इंटरेक्ट करता है, उसको बोलते हैं फ्रंट एंड। फ्रंट एंड के लिए HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट, JS के फ्रेमवर्क्स, बूटस्ट्रैप, टैलविन, ये भी एक फ्रेमवर्क है। ये सब आना चाहिए। अली जमाल में आंसर करूंगा, अभी चिंता ना करो। HTML, CSS, JS के डिफरेंट फ्रेमवर्क लाइक रिएक्ट और एंगुलर, बूटस्ट्रैप, टैलविन, ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। तो these technologies helps you to develop the front end. Understand? You know that बहुत सारी चीजें आसान हो गई हैं फ्रंट एंड के डेवलपमेंट में। बैकएंड में हम फ्रेमवर्क्स यूज कर लेते हैं, बैकएंड के लिए जो है फ्रेमवर्क्स यूज कर लेते हैं। जैसे जावा की बात करें तो जावा में आप स्प्रिंग यूज कर लेते हैं, स्प्रिंग बूट यूज कर लेते हैं, ये सब चीजें आप यूज कर लेते हैं। हाँ, रिएक्ट इज फॉर द फ्रंट एंड डेवलपमेंट। रिएक्ट जो है फ्रंट एंड डेवलपमेंट। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन सब का प्रयोग आपको आना चाहिए। देखिए, जैसे ये जो टैलविंड है, इससे आप बहुत आसानी से विद इन फ्यू मिनट्स यू कैन डेवलप द वेब पेज, बहुत आसानी से डेवलप कर सकते हैं। तो जो टेक्नोलॉजी होती है दैट हेल्प्स यू, राइट? टेक्नोलॉजी हेल्प्स यू इन डेवलपमेंट, बट वो आनी चाहिए, राइट? हाँ, इसी कोर्स में है। तो एआई इज द टेक्नोलॉजी, एआई इज द टेक्नोलॉजी दैट मेक इजी योर जॉब, बट उसका प्रयोग भी आना चाहिए, आपको उसका प्रयोग भी आना चाहिए। अगर आपको, मान लिया, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मान लिया आपको टेक्नोलॉजी नहीं आती है, यू डोंट नो अबाउट द जावा, आप सिर्फ सर्च कर ले रहे हैं, कर ले रहे हैं एआई टूल का यूज करके, उसमें से डेट आपको प्रोग्राम मिल जा रहे हैं, बट हाउ यू कैन यूज दैट प्रोग्राम, हाउ यू कैन यूज दैट कोड, हाउ यू कैन हाउ यू कैन कस्टमाइज दैट कोड, ये
आपको नॉलेज होगी तभी आप कर पाएंगे। नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट हमको मिलते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हमको मिलते हैं, कहते सर वो मैं ब्लॉकचेन पर प्रोजेक्ट बना रहा हूं, ब्लॉकचेन पर हमारे साथ है, हमारे पास है प्रोजेक्ट। कोई कहता नहीं सर वो मेरे पास जो है वो मर्न स्टैक का प्रोजेक्ट है, लेकिन सर रन नहीं हो रहा है। तो रन क्यों नहीं हो रहा है? क्यों? क्योंकि जा करके आप कहीं से वो कोड चुरा के लाए हैं और आप उसको कस्टमाइज नहीं कर पा रहे हैं। आपको पता नहीं है कि रिएक्ट का एप्लीकेशन कैसे बनता है, आपको पता नहीं है कि नोड का एप्लीकेशन कैसे बनता है, आपको लाइब्रेरीज के बारे में पता नहीं है, तो आप उसको इंस्टॉल ही नहीं कर पाएंगे, रन ही नहीं कर पाए, तो लिए कोड बैठे रहो, वो कोड काम नहीं करेगा। उसके लिए जब तक आपको वो चीजें नहीं आएंगी तब तक आप कोड को यूज ही नहीं कर सकते। ये एआई से जनरेट हो जाता है, आई एग्रीड, बट अगर आप उस कोड को समझ नहीं सकते, आप उसको कस्टमाइज नहीं कर सकते, आप उसको यूज नहीं कर सकते, तो ऐसे आप पचासों प्रोजेक्ट लिए बैठे रहिए, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। तो माय डियर फ्रेंड, एआई से जॉब नहीं जाएगी, एआई से अपॉर्चुनिटी और बढ़ेगी। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप टेक्नोलॉजी ना पढ़ें और एआई के भरोसे रहें, तो वो आपको जो है ना, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं, नथिंग सिंगल, आप एक भी चीज उसमें नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ टाइम नहीं लगता, धीरे धीरे चीजें सीखती देखो। सीखने के लिए आ, सीखने के लिए आपको बस समय देना है, फोकस आपका रखना, आपको रखना है कि नहीं भाई हमें ये चीज सीखनी है। किसी भी चीज को छोटा या बड़ा मत मानो। आप समझ लीजिए कि प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड का भी इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने जा रहे हैं जिसके सिंटैक्स के बारे में आपको नहीं पता, राइट, सिंटैक्स के बारे में नहीं पता, तो वो पहले क्या करेगा? आप कोई भी टेक्नोलॉजी सीखने जाइए तो आप पहले यही ट्राई करेंगे यार, किसी तरीके से कंपाइलर या इंटरप्रीटर इंस्टॉल हो जाए, और इंस्टॉलेशन के बाद में मैं हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम पहले बना ले जाऊं। पहला यही जो है रहता है, राइट। कोई भी चीज छोटी या बड़ी नहीं रहती है, हर चीज आसानी से सीखनी चाहिए, समझनी चाहिए। अब अगर कोई पर्सन ये कहे कि फ्रंट एंड की ही बात कर लेते हैं, कोई पर्सन ये कहे कि मेरे को बूट स्ट्रैप और टेलविंड आता है, और बट मेरे को HTML CSS JS नहीं आता, ये नहीं आता है, ये नहीं आता है हमें, ये नहीं आता है, और ये हमें आता है, ये आता है और ये नहीं आता, तो समझ लो उसको कुछ भी नहीं आता है। क्यों? वो तो बने बनाए फीचर्स को यूज कर रहा है, बट अगर कुछ कस्टमाइज करना पड़ा, पेज में अपनी CSS लगानी पड़ी, तो वो लगा वगा नहीं पाएगा, JS के कोड को वो कस्टमाइज नहीं कर पाएगा, तो क्या वो लिए बैठा रहेगा? राइट। तो एक पाथ फॉलो करिए। एक स्टूडेंट ने सीख पूछा है कि सर इतना कुछ हम कैसे पढ़ ले? अरे बिल्कुल पढ़ सकते हो भाई, ये कोई टफ चीज है ही नहीं, बहुत आसान है। आप फ्रंट एंड की क्लासेज हो तो आप उसमें HTML CSS JS आप आसानी से जो है सीख लीजिए, उसको धीरे धीरे, पहले HTML के पेज, कोर HTML पे जाइए, फिर उसको एक पेज ऐसे बना लीजिए HTML के टैग का यूज करके, फिर CSS को अप्लाई करके उसको ब्यूटीफाई करिए, JS का यूज करके डायनामिक फीचर डालिए। JS 2-3 दिन में आप चीजों को समझ सकते हैं, JS का क्या कॉन्सेप्ट है, CSS का क्या कॉन्सेप्ट है, धीरे धीरे करके आपका एक बेस हो जाएगा। जब बेस हो जाएगा तो थोड़ा सा बूटस्ट्रैप अप्लाई करना सीखिए, राइट।
आपको एक टेक्नोलॉजी चूज करनी है भैया, मल्टीपल टेक्नोलॉजी चक्कर में मत पड़िए, ठीक है ना। फ्रंट एंड हो गया, फिर आप धीरे से जो है बैकएंड सीखिए। बैकएंड में आप एक चीज आप कर लीजिए, आइदर जावा, आर नोड, है ना, कोई भी जैंगो, आप उसके अकॉर्डिंग बैकएंड कर लीजिए। डेटाबेस में देखिए, जितना डेटाबेस आवश्यक है, जितना डेटाबेस आवश्यक है, वो मैं आपको धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं। कल तक जो है, कल तक जो है आपका ये लास्ट क्लास हो जाएगी डेटाबेस की। तो आपको इतना तो आ जाएगा, हाउ टू क्रिएट डेटाबेस, हाउ टू टेक बैकअप ऑफ डेटाबेस, हाउ टू रिकंस्ट्रक्ट डेटाबेस, हाउ टू परफॉर्म इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ड्रॉप, ट्रंकेट, ऑल दीज कमांड्स, हाउ टू परफॉर्म द, यू कैन से, ब्यूज। तो ये सब चीजें आपको पता है, ये चीजें आपको पता है, तो अब आपसे कोई डेटाबेस की बात करेगा तो आपके दिमाग में आ जाएगा, यार मैंने ये सब काम कर रखा है, मैंने ज्वाइन वगैरह से परफॉर्म कर रखा है, राइट। तो डेटाबेस का काम हो गया कि नहीं हो गया। इसके बाद में जो क्लासेस चलेगी उसमें फ्रंट एंड आपको सिखा दिया जाएगा। फ्रंट एंड कॉमन होगा, डेटाबेस कॉमन होगा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद में ये जो बैकएंड है ये अलग अलग होगा। अगर आप जावा पढ़ते तो जावा के थ्रू बैकएंड डेवलपमेंट आपको बताया जाएगा। अगर आप मर्न चूज कर रहे हैं तो उसमें नोड जेएस और आपका एक्सप्रेस, इसका यूज करके बैकएंड बनाना बताया जाएगा। अगर आप जावा यूज कर रहे हैं तो आपको स्प्रिंग बूट वगैरह पे काम करना बताया जाएगा। पाइथन आप यूज कर रहे हैं तो बैकएंड में पाइथन के लिए जैंगो, राइट, आप यूज कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आप फुल स्टैक आप यूज कर सकते हैं, राइट। आप फुल स्टैक इस तरीके से आप सीख जाएंगे। यू लर्न अबाउट द डेटाबेस, फ्रंट एंड एंड बैक एंड, ओके। तो कोई चीज टफ नहीं है। टैलविंड जो है वो सीएसएस और जेएस का फ्रेमवर्क है, सीएसएस का और जेएस का फ्रेमवर्क है, राइट। हम्म। देखिए, अगर आप जो है, देखिए क्या है कि मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, एक तो है बूट स्ट्रैप, आप यहां पर देख सकते हैं getbootstrap.com। ये बूट स्ट्रैप है, ये HTML CSS और JS का फ्रेमवर्क है। यहां से आप डिफरेंट, देखिए, इट प्रोवाइड यू कोड आल्सो, ये कोड भी प्रोवाइड कर रहा है और कंपोनेंट्स भी प्रोवाइड कर रहा है। यू कैन गेट द कोड एंड द कंपोनेंट्स, ओके। आप इसको यूज कर सकते हैं या आप ये यूज कर सकते हैं, टैलविंड। इसके थ्रू भी आप आसानी से डेवलप कर सकते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा, मैं ये आपको नहीं बताऊंगा माय डियर फ्रेंड कि आप HTML CSS ना सीखें और डायरेक्ट इन पर काम करें, तो आप फेल हो जाएंगे। 100% लिख के दे रहा हूं, तब आप फेल हो जाएंगे। आप पहले HTML CSS JS सीखिए, उसके बाद में आप टैलविंड या बूट स्ट्रैप सीखिए। आसानी से आप काम, इसमें बने बनाए टेम्पलेट्स होते हैं, इसमें बने बनाए, राइट, जिनको आप यूज कर सकते हैं, राइट। यू कैन सी हियर, यू कैन गेट द डिफरेंट टेम्पलेट्स हियर। हाँ, क्लास होती है, देखिए डिफरेंट टेम्पलेट्स हैं, आप इनमें से चूज कर सकते हैं। सी हियर, सी हियर, यू कैन सी हियर द टेम्पलेट, डिफरेंट टेम्पलेट्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं।
एंड बहुत सारे बने बनाए पेजेज होते हैं जिनको भी आप यूज कर सकते हैं। आप यहाँ से ई कॉमर्स के एप्लीकेशंस के लिए, एप्लीकेशन के लिए जो है ले सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको भी प्रिफर करते हैं, डेवलपर भी प्रिफर करते हैं। ओके। तो इट हेल्प्स यू टू डिजाइन। ठीक है। तो ऐसे आप बूट स्ट्रैप भी यूज कर सकते हैं। यू कैन यूज द बूट स्ट्रैप आल्सो। बट इन सबसे पहले आपको अच्छी तरीके से HTML और CSS को सीखना होगा। यू मस्ट नीड टू लर्न द HTML एंड CSS। तो फ्रंट एंड की बात हो गई, डेटाबेस की बात हो गई। फ्रंट एंड में डिफरेंट फ्रेमवर्क्स भी हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली डे आफ्टर टुमारो, कार्तिक, डे आफ्टर टुमारो। ओके। बैकएंड में आप जो है कोई यूज कर सकते हैं, लैंग्वेज यूज कर सकते हैं जैसे कि जावा वगैरह। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मर्न स्टैक एंड फुल स्टैक। तो मर्न स्टैक इज ए टाइप ऑफ फुल स्टैक। मर्न स्टैक इज ए टाइप ऑफ फुल स्टैक। ये फुल स्टैक का एक टाइप है, राइट। आप जावा फुल स्टैक यूज कर सकते हैं, पाइथन फुल स्टैक यूज कर सकते हैं, डॉटनेट फुल स्टैक यूज कर सकते हैं, PHP का फुल स्टैक यूज कर सकते हैं, या मर्न स्टैक आप यूज कर सकते हैं। ये सब एक ही है। और 100% ये जो आपकी ट्रेनिंग है, इसमें आपको, अगर आपने पाइथन चूज किया है तो आप पाइथन का फुल स्टैक आपको कराया जाएगा। जावा चूज किया तो जावा का फुल स्टैक कराया जाएगा। मर्न चूज किया है तो मर्न का फुल स्टैक आपको कराया जाएगा, राइट। बाकी जो जिन बच्चों ने मशीन लर्निंग चूज किया है, उनको पाइथन के साथ मशीन लर्निंग की टेक्निक्स बताई जाएंगी और उनको जैंगो भी सिखाया जाएगा। उनको जैंगो भी सिखाया जाएगा, राइट। और जिन्होंने डेटा साइंस चूज किया है, उनको भी मशीन लर्निंग, डेटा का मैनिपुलेशन, डेटा की एनालिसिस, पाइथन और जैंगो, ये सब चीजें उनको सिखाई जाएंगी। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो भी बेस्ट होगा वो आप सबको प्रोवाइड किया जाएगा। हाँ, ये मीन स्टैक भी होता है। हाँ, टेक्नोलॉजी चेंज करने फार्म आएगा तो पहले ये डेटाबेस खत्म होगा, तब फार्म आपको दिया जाएगा, तो उसमें आप टेक्नोलॉजी फार्म फिल करेंगे जब से आपकी टेक्नोलॉजी स्टार्ट होगी। ठीक है ना। हाँ, मीन एंगुलर से होता है। मीन में एंगुलर यूज करते हैं। ठीक है। जो मीन स्टैक होता है उसमें मांगो डीबी होता है, एक्सप्रेस होता है, एंगुलर और
N फॉर Node.js। ठीक है। एक्चुअली आप लोगों क्या कर होता है कि आप लोग बहुत सारे लोगों से बात करते हैं और बहुत सारे वीडियो वगैरह आप लोग वॉच करते हैं, तो आप लोग बहुत सारे कंफ्यूजिया जाते हैं। बहुत सारा कंफ्यूजन आपके दिमाग में भर जाता है। कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता है, और आप लोग सोचते हैं कि यार ये कर लें, वो कर लें, वो कर लें, वो कर लें। ऐसा कुछ नहीं है। जैसे एआई की बात की जा रही है हमेशा, देखिए ये जो कॉन्सेप्ट हैं, ये आज के कॉन्सेप्ट नहीं है। मशीन लर्निंग आज का कॉन्सेप्ट थोड़ो नहीं है, ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। एआई मशीन लर्निंग से भी पुराना कॉन्सेप्ट है, बट आज इनकी जरूरत पड़ी तो इसको इंट्रोड्यूस किया गया। राइट। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप अपना गोल फिक्स रखिए। ठीक है ना। आप अपना गोल फिक्स रखिए और उसी राह पर आगे बढ़ जाइए। अब बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे ये भी मैसेज कर रहे हैं कि ये डीएसए डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम बहुत सारा जो है दिमाग में स्टूडेंट्स के ये भर दिया गया है कि डीएसए डीएसए भरा है दिमाग में, डीएसए आना चाहिए। आप बताओ, डीएसए एक सब्जेक्ट है। डीएसए क्या है? एक सब्जेक्ट है। आप लोग पढ़े हैं? कृतिका राव, अगर टाइम वेस्ट हो रहा है देन यू कैन लीव द मीटिंग। अगर टाइम वेस्ट हो रहा है देन यू कैन लीव द मीटिंग इमीडिएटली। टाइम वेस्ट हो रहा है देन यू कैन लीव द मीटिंग इमीडिएटली। तो डीएसए आपके उसमें सब्जेक्ट रहा है। तो डीएसए में आपने पढ़ा होगा कि डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। तो वहां पर डेटा स्ट्रक्चर आपको पढ़ाया गया होगा। डेटा स्ट्रक्चर आपको पढ़ाया गया होगा यूजिंग सी। वही चीज तो डीएसए है। वही चीज तो डीएसए है, जिसमें कि डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, लिंक्ड लिस्ट, इन सब के बारे में डिस्कस किया जाता है। तो वही चीज यहां पर भी पढ़ाई जाएगी, है ना। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि व्हाट इज द स्टोर्ड प्रोसीजर। नहीं, इंडस्ट्री कुछ नहीं अलग होती, सब सेम होता है। फाइन। सो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टोर्ड प्रोसीजर। नहीं नहीं, इंडस्ट्री में कुछ अलग नहीं होता है। दो नंबर को सम करने का जो प्रोग्राम आप पढ़े हैं वही इंडस्ट्री में भी जहां भी होगा, दो नंबर का सम का प्रोग्राम वही होगा। बस ये है कि कॉलेज लेवल पे हम उस लेवल तक का नहीं पढ़ पाते हैं, बट कॉलेज का भी लेवल इंपॉर्टेंट है। उसको भी सीखना बहुत जरूरी है, प्रोग्रामिंग सीखना भी बहुत जरूरी है, जिससे कि आप उसको यूज कर सकें, इंडस्ट्री में यूज कर सकें। राइट। तो ये सब चीजें थी, आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं उनका मैंने आंसर किया। एमएल एक अलग फील्ड है, फुल स्टैक एक अलग फील्ड है। फुल स्टैक में आपको वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट बताया जाएगा, और मशीन लर्निंग में मशीन लर्निंग का मॉडल बनाना आपको बताया जाएगा कि हाउ टू। मशीन लर्निंग में क्या होता है
मशीन लर्निंग गेट द डिफरेंट अप्रोच, उसका अलग अप्रोच है, वो डेवलपमेंट की लाइफ साइकिल अलग है और मशीन लर्निंग की लाइफ साइकिल अलग है, दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है, राइट। तो मशीन लर्निंग में आपको डेटा एनालिसिस, डेटा प्री प्रोसेसिंग, डेटा माइनिंग, अप्लाई द एल्गोरिथम, क्रिएशन ऑफ द मॉडल एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ द मॉडल सिखाया जाएगा। और फुल स्टैक में आपको प्रोजेक्ट बनाना बताया जाएगा कि हाउ टू डेवलप अ वेब एप्लीकेशन, राइट। तो दोनों में डिफरेंस अलग अलग है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा स्टोर प्रोसीजर के बारे में बताता हूँ, राइट। तो स्टोर प्रोसीजर के बारे में मैंने बता दिया कि स्टोर प्रोसीजर आर प्री कंपाइल्ड क्वेरीज which are created in database and utilized by the application software, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप स्टोर प्रोसीजर को क्रिएट कर सकते हैं, हाउ यू कैन क्रिएट द स्टोर प्रोसीजर। आइए अपने PHP माई एडमिन में आ जाते हैं। तो वैम्प सर्वर स्टार्ट करेंगे। इट विल टेक सम टाइम। देखिए मैं जो भी प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स की उनको मैं सॉल्व करने का प्रयास करता हूँ, और जैसे जिसको जरूरत होती है उनकी मैं एनी डेस्क से उनकी मैं एनी डेस्क से प्रॉब्लम भी सॉल्व करता हूँ, राइट। चलिए अब मैं ओपन करूंगा यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर ओपन करूंगा लोकल होस्ट, और यहाँ पर हम जाएंगे PHP माई एडमिन पर। यहाँ पर जाएंगे PHP माई एडमिन पर, और हमने यहाँ पर लॉगिन किया। हमने एक डेटाबेस बनाया है माई डीबी। इस माई डीबी डेटाबेस में हमारे पास कई टेबल हैं और एक व्यू भी है। लास्ट लेक्चर में मैंने व्यू के बारे में बताया था, तो यहाँ पर एक व्यू भी है। अब मैं ये स्टाफ टेबल है, ये स्टाफ टेबल है जो कि बनी हुई है, और ये STF नाम का व्यू है जो कि मैंने आपको बताया था। मैं एक टेबल नई क्रिएट कर लेता हूं और उसी के साथ मैं काम करूंगा, उसी के साथ मैं काम करूंगा। तो आई नीड टू क्रिएट हेयर अ टेबल।
अथर्व का क्वेश्चन है कि इन्होंने एक क्वेरी इंसर्ट करी है टेबल में, विदाउट ओपनिंग वैम्प सर्वर। ये वैम्प को ओपन करने की जरूरत नहीं है, सर्विसेज स्टार्ट होनी चाहिए। वैम्प को ओपन करने की जरूरत नहीं है, माई एसक्यूएल की सर्विस स्टार्ट होनी चाहिए, राइट। सर्विस नहीं स्टार्ट होगी ना तो फिर नहीं इंसर्ट हो पाएगा। आप चेक कर लीजिएगा अथर्व एक बार और, राइट। चलिए ध्यान दीजिए, मैं एक टेबल क्रिएट करने जा रहा हूं, तो आई जस्ट क्रिएट हेयर अ टेबल, क्रिएट टेबल, SPIEMP। In this table I take a variable of integer type EMP ID and we make it as the primary key. EMP ID data type int and we make it as the primary key. Second field है EMP name, data type varchar, size 50, and third field is the salary, data type big int। बस 3 फील्ड की हमने टेबल बनाई। तो ये टेबल हमें क्रिएट करनी है, क्रिएट टेबल SPIEMP। फर्स्ट फील्ड इज द EMP ID, data type int and we make it as the primary key। second field is the EMP name, data type varchar, size 50, salary big int। और इस क्वेरी को हमने एग्जीक्यूट किया। नाउ एग्जीक्यूट दिस क्वेरी इन MyDB। मैंने पेस्ट किया इस क्वेरी को और मैंने इसको एग्जीक्यूट कर दिया। टेबल हमारी बन गई। MyDB में आप जाएंगे, यू गेट द टेबल। कौन सी टेबल है? SPIEMP। टेबल का स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, EMP ID, EMP नेम एंड सैलरी। अब मेरे को एक स्टोर्ड प्रोसीजर बनाना है जो डेटा को टेबल में इंसर्ट करे। जो क्या करे? नहीं, अगर आपने डेटा टाइप नहीं मेंशन किया है तो इट विल गिव द एरर। आप देखिए, मैं डेटा टाइप हटा दिया, डेटा टाइप मैंने हटा दिया और गो किया, सो इट डिस्प्ले द एरर। इट डिस्प्ले द एरर, इसका मतलब डेटा टाइप इंपॉर्टेंट है। चैट में मैंने भेज दिया है। तो अब हमें नाउ आई नीड टू क्रिएट अ स्टोर्ड प्रोसीजर टू इंसर्ट रिकॉर्ड इनटू द एम्प्लॉय टेबल। तो आइए प्रोसीजर क्रिएट कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, शशांक का क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर एंड इंट डेटा टाइप। देखिए, नंबर में आप पॉइंट में भी वैल्यू दे सकते हैं, पॉइंट में भी आप वैल्यू दे सकते हैं, उसमें आप डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन इंट कंटेन द होल नंबर, इंट कंटेन द होल नंबर। ओके, ये डिफरेंस है दोनों में। पहले से टेबल बनी है उसमें भी कर सकते हैं अंकिता, कोई जरूरी नहीं है कि एम्पटी टेबल ली जाए। मैंने तो समझाने के लिए एक एम्पटी टेबल ले ली है।
अच्छा आप बताओ कि मान लिया आपको एम्प्लॉय टेबल में राइट, एक काम है कि अगर हमें एम्प्लॉय टेबल में अगर रिकॉर्ड इंसर्ट करना होता है तो हम कैसे करते हैं? आप लोगों को क्वेरी पता है? अगर एम्प्लॉय एसपीआई ईएमपी टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो कैसे इंसर्ट करेंगे? आप ये लिखेंगे, इंसर्ट इनटू एसपीआई ईएमपी वैल्यूज, you pass the EMP ID, you pass the EMP name, you pass the salary. ऐसे कुछ आप करेंगे, इंसर्ट इनटू एसपीआई ईएमपी वैल्यूज, ईएमपी आईडी, ईएमपी नेम एंड सैलरी। इसका मतलब जब हम एसपीआई ईएमपी में इंसर्ट करने का प्रोसीजर बनाएंगे, किसका प्रोसीजर बनाएंगे? इंसर्ट करने का प्रोसीजर बनाएंगे, तो उसमें हमें 3 पैरामीटर पास करने होंगे। ये जो टर्म हमने बोला है, ये कितने बच्चों को समझ में आया कि भाई अगर हम एसपीआई ईएमपी के लिए प्रोसीजर बनाएंगे तो उसमें हम 3 पैरामीटर पास करेंगे। एक किसके लिए? ईएमपी आईडी के लिए, एक किसके लिए? ईएमपी नेम के लिए, एक किसके लिए? सैलरी के लिए। कितने बच्चों को समझ में आया ये टर्म जो मैंने बोला? ओके, तो बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया है कि उनको समझ में आया। हाँ, तो बस इस बात को ध्यान रखिएगा। चलो प्रोसीजर को क्रिएट करते हैं, चलिए प्रोसीजर को क्रिएट करते हैं। तो प्रोसीजर क्रिएट करने के लिए आप अपना डेटाबेस सेलेक्ट कर लीजिए, माई डीबी। माई डीबी डेटाबेस को सेलेक्ट कर लीजिए और यहां पर आप मेन्यू में देखेंगे कि ऑप्शन आपको मिलेगा रूटीन। मेन्यू में आप देखेंगे आपको एक ऑप्शन मिलेगा रूटीन्स, राइट? रूटीन्स बोलते हैं और अलग अलग सॉफ्टवेयर में स्टोर्ड प्रोसीजर को अलग अलग रूप से बोला जाता है। तो यहाँ पर इसको रूटीन बोलते हैं और आपका एसक्यूएल सर्वर में उसको स्टोर्ड प्रोसीजर ही कहा जाता है। तो आई जस्ट क्रिएट, माई एसक्यूएल का ही तो बता रहे हैं। देखो क्वेरी मैं आपको बता दूंगा, क्वेरी अभी मैं प्रोवाइड कर दूं। कुणाल कोहली, क्वेरी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वही क्वेरी अप्लाई कर देना, ठीक है? तो रूटीन्स पे गए, रूटीन्स पे गए, रूटीन्स पे गए और रूटीन्स पे आपको क्लिक करना है क्रिएट न्यू रूटीन। तो क्रिएट न्यू रूटीन पे क्लिक करेंगे तो एक क्रिएट न्यू रूटीन का विजार्ड आ जाएगा। ओके, अब यहां पर रूटीन का नाम दीजिए। यहां पे क्या करोगे? रूटीन का आप नाम देंगे। यू विल गिव द नेम ऑफ रूटीन। कमांड लाइन से भी बता रहे हैं कैसे करेंगे, कमांड लाइन से कैसे करेंगे उसकी क्वेरी हम आपको दे रहे हैं अभी। हाँ मैं फिर से बताए दे रहा हूं, फिर से मैं बताए दे रहा हूं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा?
आप अपना डेटाबेस सेलेक्ट कर लीजिए, माई डीबी। सेलेक्ट करके आप रूटीन्स में जाइए। सेलेक्ट करके आप रूटीन्स में जाइए। रूटीन्स में जाएंगे तो यहां ऑप्शन आपको मिलेगा क्रिएट न्यू रूटीन। इस पर क्लिक कर दीजिए। तो यहां पर इस तरीके से आ जाएगा रूटीन को क्रिएट करने का ऑप्शन। कैसे क्रिएट करेंगे? सबसे पहले आप यहां पर रूटीन का नाम देंगे। अब सालू उसमें आसपास देखो कहीं पर होगा रूटीन का ऑप्शन। ठीक है, तो यहां पर आप रूटीन का नाम दीजिए। तो रूटीन का नाम हमने दिया इंसर्ट ईएमपी। नाम क्या दिया? इंसर्ट ईएमपी। राइट। हाँ, डेटाबेस सेलेक्ट करके तब आप रूटीन पे जाएंगे, तब आएगा ऑप्शन रूटीन का। ठीक है। तो हमने रूटीन का नाम क्या दिया? इंसर्ट ईएमपी। राइट। ये क्या है? इसका टाइप है, ये प्रोसीजर है। ये क्या है? प्रोसीजर है। राइट। कितने पैरामीटर देने हैं? मैंने बात किया था कितने पैरामीटर देने हैं? 3। एक ईएमपी आईडी के लिए, एक ईएमपी नेम के लिए, और एक सैलरी के लिए। तो पहले पैरामीटर का नाम हमने दिया ईआईडी। पैरामीटर का नाम क्या दिया? देखो पैरामीटर्स में एक ही पैरामीटर है, ईआईडी। स्मॉल में है, स्मॉल में है। तो एसपीआई एमपी है तो क्या हुआ? प्रोसीजर का नाम तो हम इंसर्ट ईएमपी रखेंगे कि हम ईएमपी टेबल में इंसर्ट करना चाहते हैं। प्रोसीजर का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, यू कैन गिव एनी प्रोसीजर नेम। तो पहला पैरामीटर का नाम दिया हमने ईआईडी। इसका डेटा टाइप क्या होगा? इंट। तो इंट ऑलरेडी सेलेक्टेड है, और इसका साइज हमें देना नहीं है। राइट। तो एक पैरामीटर हमने ऐड कर दिया। पहला क्या है पैरामीटर? ईआईडी। इसका डेटा टाइप क्या है? इंट है। ओके। अब एक पैरामीटर से हमारा काम नहीं चलेगा, हमें और पैरामीटर ऐड करने पड़ेंगे। तो फिर ऐड पैरामीटर पे क्लिक किया। देखो एक बटन है ना, ये बटन है। ऐड पैरामीटर पे क्लिक किया तो दूसरे पैरामीटर का ऑप्शन आ गया। हाँ। अब दूसरे पैरामीटर का नाम हमने दिया ई नेम। दूसरे पैरामीटर का नाम क्या दिया? ई नेम। इसका डेटा टाइप नहीं, अंशमान इंसर्ट नहीं दे सकते। तो इंटीजर का साइज नहीं देंगे। इसका डेटा टाइप क्या होगा? वायर कैर। ई नेम का डेटा टाइप वायर कैर, साइज दे दो 50। ई नेम का डेटा टाइप वायर कैर और इसका साइज दे दो 50। एक और पैरामीटर ऐड करो। सैलरी के लिए सैल नाम ले लो, सैल। और इसका डेटा टाइप दे दो बिग इंट। लास्ट में कोई ऑप्शन नहीं देते बेटा। लास्ट में कोई ऑप्शन नहीं देते भाई। ये 3 पैरामीटर हो गए ना,
ई आई डी, ई नेम और सेल। ई आई डी का डेटा टाइप वैरकर, ई नेम का, सॉरी, ई आई डी का डेटा टाइप इंट, ई नेम का डेटा टाइप वैरकर, और सेल का डेटा टाइप मतलब सैलरी का डेटा टाइप बिग इंट। और मैंने ये ई नेम वाले में साइज दे दिया और कुछ नहीं किया। तो ये तीन ऑप्शन हो गए हमारे पास। नाउ आई नीड टू राइट द प्रोसीजर। यहां पर आइए और यहां पर हम वो एसक्यूएल का स्टेटमेंट लिखेंगे। ये तीन पैरामीटर हो गए। नाउ वी राइट हेयर द डेफिनेशन ऑफ, इन दिस बॉक्स वी राइट द डेफिनेशन ऑफ प्रोसीजर। कैसे लिखेंगे? तो यहां पर लिखते हैं, पहले देते हैं बिगिन। बिगिन का मतलब, हाँ हाँ, रूटीन का नेम आप कुछ भी दे सकते हैं, एक्स वाई जेड, आलोक दे सकते हैं, राइट। बिगिन क्या है? स्टार्ट है। यहां से प्रोसीजर स्टार्ट होगा। यहां पर लिखेंगे इंसर्ट इनटू, वही क्वेरी लिखी जाएगी, इंसर्ट इनटू SPIEMP, ये टेबल है हमारी, वैल्यूज। और यहां पर तीन वैल्यू पास करेंगे। कौन कौन सी माय डियर फ्रेंड? पहली वैल्यू पास करेंगे EID की, EID की वैल्यू पास करेंगे, कामा। दूसरी वैल्यू पास करेंगे ई नेम की, कामा। तीसरी वैल्यू पास करेंगे सेल की। बताओ, ये हो गया। और बिगिन का फिर क्या लास्ट में बनेगा? एंड। बस ये प्रोसीजर बन गया, ये प्रोसीजर बन गया। अब आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे, प्रोसीजर क्रिएट हो जाएगा। तो मैंने ये मैं भेज देता हूं इसमें, चैट बॉक्स में। वर्कबेंच में कहाँ है? वर्कबेंच में आप करेंगे कोड, कोड के थ्रू देखेंगे। मिस्टर कुणाल कोहली, आप उसके लिए कोड करेंगे। अभी मैं कोड प्रोवाइड कर रहा हूं इसका, प्रोसीजर का। तो मैंने गो बटन प्रेस किया, देखिए ये है प्रोसीजर। ये है प्रोसीजर। इतना कोड लिखना पड़ता, ये इतना कोड आपको लिखना पड़ता। हाँ, तो लिखो ना ऐसे, ऐसे लिखिए। इसमें बिगिन और एंड के बीच में लिखिए क्वेरी। हम्म। इन का मतलब इनपुट होता है, इरम। इन का मतलब इनपुट होता है, आउट का मतलब आउटपुट होता है। समझ में आया? इन का मतलब इनपुट होता है, आउट का मतलब आउटपुट होता है। ये जा नहीं रहा है, मैं यहां पर पेस्ट कर देता हूं पहले। ये है।
क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर नेम, और ये आपका ई आई डी इंटीजर हो गया, ई नेम वायर कैर हो गया, सेल बिग इंट हो गया, और इसके बाद में फिर आप बिगिन और एंड कर सकते हैं और उसके अंदर कोड कर सकते हैं। इसको मैं भेजता हूं। अरे इसको मैं फिर से चैट बॉक्स में भेजता हूँ। तो इट विल क्रिएट द प्रोसीजर। अब आओ प्रोसीजर को रन कराते हैं। अब आओ प्रोसीजर को रन कराते हैं। तो देखिए यहां पर ये, हाँ क्वेरी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, अभी मैं करके भी बता देता हूं। अगला प्रोसीजर करके बता देता हूं, ठीक है, डोंट वरी। अगला प्रोसीजर करके करके बता देता हूं, ठीक है। तो मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, देखो अपना प्रोसीजर एग्जीक्यूट किया। यहां पर मैंने ईएमपी आईडी इनपुट किया, ईएमपी नेम इनपुट किया बढ़िया अच्छे से, और सैलरी इनपुट किया। आईडी मैंने इनपुट किया 1001, नेम हमने अजय इनपुट किया, और सैलरी 80,000 दिया, गो कर दिया। भाई ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया, बस ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया टेबल में। और रिकॉर्ड इंसर्ट करना, एग्जीक्यूट करो फटाक से। 1002, नाम हमने दे दिया विजय, कुछ भी नाम दे दिया, 50,000, गो किया, ये भी रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। तो ये इसको बोलते हैं स्टोर्ड प्रोसीजर, एंड इट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द प्री कंपाइल्ड क्वेरी। आइए एक प्रोसीजर और क्रिएट करते हैं। देखो आपके डेटाबेस में जो टेबल है जिसका नाम है SPIMP, इसमें देखो दो रिकॉर्ड आ गए हैं, एक अजय का है और एक विजय का है, राइट। ये जो रिकॉर्ड आ गए हैं, एक अजय का है एक विजय का है। हाँ जी। तो इस तरीके से आप देखेंगे रूटीन्स में आकर के, तो आपको रूटीन्स आपके मिल जाएंगे। यहाँ पर एक इंसर्ट ईएमपी रूटीन मिल गया है, क्लियर। अब हमें एक नया रूटीन और क्रिएट करना है। आई नीड टू क्रिएट अ रूटीन। तो आपकी बार क्वेरी से कर देता हूं। आपको ये नहीं पसंद है या बहुत सारे स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं, तो क्वेरी से कर लीजिए। तो आई जस्ट क्रिएट हियर ए प्रोसीजर। तो यू कैन क्रिएट द प्रोसीजर, जैसे आप कोई भी, जैसे आप व्यू क्रिएट करते हैं, जैसे आप डेटाबेस क्रिएट करते हैं, वैसे ही आप प्रोसीजर क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं एक प्रोसीजर क्रिएट करता हूं सेलेक्ट करने का, टू सेलेक्ट ऑल एम्प्लॉय। तो मैंने यहाँ पे लिखा क्रिएट प्रोसीजर। प्रोसीजर का नाम हमने दिया सेलेक्ट ईएमपी, सेलेक्ट ऑल ईएमपी, सेलेक्ट ऑल ईएमपी। अब मेरे को
इसमें कोई पैरामीटर नहीं चाहिए, मैं सब सेलेक्ट करना चाहता हूं। तो इसके आगे मैंने लिख दिया बिगिन। बिगिन के बाद हमने लिख दिया सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, SPIEMP, सेमीकोलन, और फिर लिख दिया एंड। ये प्रोसीजर आपका बन गया। क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर नेम, और ये प्रोसीजर की डेफिनेशन है। बिगिन ये आपकी क्वेरी है, और यहां पे मैंने एंड कर दिया, तो ये प्रोसीजर क्रिएट हो जाएगा। यहां पे मैंने रन कर दिया, इट विल डिस्प्ले सब एरर। बिगिन के बाद में सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम SPIEMP एंड। ये पूरा स्टेटमेंट एक बार करके देखते हैं। चेंज इट। देखिए यहां पर लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर नेम, ये मैंने प्रोसीजर दे दिया, और उसके बाद में बिगिन स्टेटमेंट दिया, फिर हमने क्वेरी लिख दिया, फिर हमने एंड कर दिया। ये सिंटैक्स फॉलो करिए। क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर नेम, क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर नेम, ये फंक्शन है ना, तो इसके आगे पैरेंथेसिस ओपन क्लोज करेंगे, फिर बिगिन करेंगे, और फिर यहाँ पे क्वेरी लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम SPIEMP, देन वी यूज द एंड। इस क्वेरी को, इससे आपका प्रोसीजर क्रिएट हो जाएगा थ्रू क्वेरी। ये किसके थ्रू क्रिएट होगा? क्वेरी के थ्रू। गो कर दीजिए। फिर भी अभी कहीं एरर है।
Still showing error. चलिए कोई बात नहीं, इस क्वेरी को जो है देख लेंगे। ठीक है, तो सेम तो लिखा है, पैरामीटर नहीं पास करेंगे ना, इसमें पैरामीटर पास करने की जरूरत नहीं है। इसमें पैरामीटर की पास करने की जरूरत नहीं है गोपेश शुक्ला। क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर नेम एंड बिगिन, select asterisk from SPIMP and end. चलिए अच्छा, हम इसको विजार्ड के थ्रू बनाते हैं, इसको विजार्ड के थ्रू बनाते, फिर इसको क्वेरी के थ्रू देखेंगे। विजार्ड के थ्रू बनाना है, हाँ कोई बात नहीं, विजार्ड के थ्रू बनाते हैं। रूटीन पे जाएंगे एंड क्रिएट न्यू रूटीन। यहां पर हमें कोई पैरामीटर नहीं पास करना है, ध्यान रहे, कोई पैरामीटर नहीं पास करना है। और टेबल, ये प्रोसीजर का नाम हमने दिया सेलेक्ट ऑल ईएमपी, प्रोसीजर का नाम हमने दिया सेलेक्ट ऑल ईएमपी, और कोई पैरामीटर नहीं देना है। तो ये जो एक पैरामीटर इसमें दिखा रहा है, इसको हमें ड्रॉप कर देना है। मैंने ड्रॉप कर दिया, मैंने यहां पर लिखा बिगिन, फिर मैंने क्वेरी लिखा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम SPIEMP और एंड कर दिया। ये प्रोसीजर हमारा बन गया, मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, प्रोसीजर क्रिएट हो गया। और इसकी ये क्वेरी आई है, इसकी ये क्वेरी आई है, इसको मैं चैट बॉक्स में प्रोवाइड कर देता हूं। अब इस क्वेरी को आप लोग रन करके देखिएगा। इस क्वेरी को रन करके देखिएगा, जो मैंने चैट बॉक्स में प्रोवाइड की है। राइट, एंड के बाद सेमीकोलन नहीं लगाएंगे अंशु, एंड के बाद सेमीकोलन नहीं लगाएंगे, ठीक है। हाँ, बिगिन क्या होता है, बिगिन प्रोसीजर का एंट्री पॉइंट होता है। बिगिन जो है वो प्रोसीजर का एंट्री पॉइंट होता है, और एंड जो है प्रोसीजर का क्लोजिंग पॉइंट होता है। ओके, तो ये आपका सेलेक्ट ऑल एम्प्लॉय का प्रोसीजर बन गया है। इसे आप एग्जीक्यूट करेंगे
then you get the result, then you get the result. आप करके देखिए, आप करके देखिए, ये जो प्रोसीजर आपने बनाया है। हाँ, एरर आएगी। फाइन। तो मैंने आज आपको दो प्रोसीजर मैंने आपको बताए, एक इंसर्ट एम्प्लॉय का और दूसरा सेलेक्ट ऑल ईएमपी का। ठीक है, तो इनको मैंने विजार्ड के थ्रू आपको बताया है। अब कल के सेशन में हम आपको और प्रोसीजर के बारे में बताएंगे और उनका इंप्लीमेंटेशन बताएंगे। ठीक है। हाँ, कैसे पता चलेगा कि कौन सी टेबल में इंसर्ट करना है? अगर इंसर्ट ईएमपी का यूज करें, तो इंसर्ट ईएमपी का यूज करेंगे तो उसमें आप मेंशन करेंगे एज द डीबीए, आप मेंशन करेंगे कि ये इससे डेटा किस टेबल में। उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा। यू नीड टू क्रिएट द डॉक्यूमेंट। ओके। हाँ बेटा, आप इसको क्लोज कर दीजिए। सफदर, इसको आप क्लोज करके दोबारा से रूटीन बनाइए। इसको क्लोज कर दीजिए, क्लोज करके दोबारा से रूटीन बनाइए। ठीक है। ओके, तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। बाकी कल के सेशन में डिस्कस करेंगे कि हाउ टू क्रिएट द प्रोसीजर, कुछ और प्रोसीजर डिस्कस करेंगे और कुछ और टॉपिक्स हैं जिनको हम यहां पर इंप्लीमेंट करेंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग टुडे क्लास। सागर सर, अगर आप जुड़े हो तो प्लीज लिंक शेयर कर दीजिएगा, अटेंडेंस की लिंक शेयर कर दीजिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग टुडे क्लास। लिंक आप लोगों को मिल गई है, एंड प्लीज fill your attendance. Okay, so thank you very much and happy learning.